चलो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बहलोल लोदी, है ना। बहलोल लोदी के बारे में देख लिए थे कि लोदी वंश का ये संस्थापक था, है ना। दूसरा पॉइंट ये बनेगा हाँ चलो सिकंदर शुरू है। सिकंदर लोदी के बारे में देख लेते हैं अब, उसके बाद पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी, है ना। तो ज़्यादा है नहीं, अब ख़त्म होने वाला है लोदी वंश। मेन सिकंदर लोदी ही है, क्योंकि इब्राहिम लोदी, हाँ सिकंदर लोदी के बारे में देखते हैं आज। 1489 से लेकर के 1517 तक रहा है। 1489 से 1517 ईस्वी तक ये शासन किया है। पहले बताए थे कि इसका 3-4 बेटा था, उसमें एक निजाम खां भी था, तो इसी का नाम निजाम खां है। इसका मूल नाम है निजाम खां। सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा था। मूल नाम, हाँ, निजाम खां। ये सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा था, हाँ, निजाम खां ही, है ना। इसके पिता का नाम बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, है ना। और इसके देखे उपाधि इसको मिला था सिकंदर शाह, इसलिए सिकंदर लोदी बन गया, है ना। एक उपाधि मिला इसका सिकंदर शाह, सिकंदर शाह, इसीलिए बन गया सिकंदर लोदी, है ना। राज्याभिषेक 16 जुलाई 1489 को। राज्याभिषेक की बात करें, सोलह जुलाई 1489 को हुआ था दिल्ली में, है ना। इसका सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है सिकंदर लोदी की, इसने आगरा शहर की स्थापना करवाया। आगरा जो बना है ना, इसी ने बसाया था। आगरा शहर की स्थापना करवाया। इस साल क्या स्थापना किया था? हाँ, स्थापना किया, है ना। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, आगरा वाला। क्लियर। इसने क्या किया कि 1506 में, पहले दिल्ली की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, तो 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाया। इसने भूमि नाप का एक पैमाना बनाया था, जिसका नाम रखा था, है ना, भूमि मापन पैमाना। इसका नाम रखा था गज ए। भूमि मापने वाला मतलब जमीन मापन का, जमीन मापन का पैमाना, हाँ, सिकंदर लोदी थे। इसका नाम रखा है गज ए सिकंदरी, है ना। इसके बारे में और देखा जाए तो ये व्यक्ति जो है एक संगीत ग्रंथ की भी रचना किया था। संगीत ग्रंथ की रचना किया। इस किताब का नाम रखा को जी, तो इस किताब का नाम रखा, है ना, लज्जत ए सिकंदरी। हाँ, लज्जत ए सिकंदरी, है ना।
फिर इसके बारे में और देखते हैं। तो गुलरुखी नाम का कविता लिखता था, गुलरुखी। गुलरुखी नाम का कविता लिखता था। और इसके बारे में देखें तो हाँ इसका हाँ ताजिया पर रोक लगा दिया था। ताजिया समझते हो? ताजिया, ताजिया पर रोक लगाया था। मुस्लिमों का एक त्यौहार है मुहर्रम। मुहर्रम में जो बड़े बड़े देखते हो ताजिया बनते हैं, महल जैसे, घर जैसे, और उसको लेकर के घूमता है सब लोग मुस्लिम वाले, देखे हो ना, उसी को बोलते हैं ताजिया। बात समझे? तो ताजिया पर इसने क्या किया था? रोक लगा दिया था। हाँ, ये एक तरह से अगर सिकंदर लोदी को देखा जाए तो दोनों तरफ का व्यक्ति है ना, सही सुगुन व्यक्ति है। मुस्लिमों को भी कुछ नहीं करने देता है और हिंदू को भी कुछ करने नहीं देता है। सिकंदर लोदी का सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट बोला जाता है, इसने ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया। ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया। अब ये ज्वालामुखी मंदिर है कहाँ? है ना, नागरकोट, नागरकोट एमपी। हाँ, अब इसने क्या किया था कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को कसाई को दे दिया था। क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति, हाँ, मांस तोलने के लिए किसे दे दिया? कसाई को दे दिया। लेकिन देखो एक सच्चाई और है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके कसाई को दे दिया। कसाई कुछ ही करता है, गाँव मांस तोलेगा, है ना। लेकिन एक सच्चाई और है उसमें कि ज्वालामुखी मंदिर में तो मूर्ति है ही नहीं। ज्वालामुखी मंदिर में कुछ ही है, ज्वाला है, बस समझे, अग्नि है, बस हमारी है, उसमें मूर्तियाँ है ही नहीं। अंदर वाली मूर्ति नहीं, बाहर हो सकती है, बस समझे। हाँ, तो यहाँ पर एक सच्चाई ये भी है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया था, लेकिन वहाँ से मूर्ति नहीं निकाला था। मूर्ति निकाल ही नहीं सकता है। हमारी मूर्ति है ये, नहीं तो निकाले कहाँ से? क्लियर? चलो, और क्या किया था? तो स्त्री को पीर एवं मजार पर जाने से रोक लगा दिया। हाँ, पीर समझते हो? मजार तो समझते हो? मजार पीर एवं मजार बोलते हैं अथिया को रे, जहाँ पर आदमिया मरता है ना, तो उसका ऐसे बना हुआ रहता है ना, उसको मजार कहते हैं। हाँ, शमशान घाट में नहीं, जरूरी नहीं शमशानी घाट में। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जहाँ, जैसे यहाँ पर देखो, तुम जाओ बरुण तल, बाहर एक बना हुआ है ऐसे करके, हैं, उसी को मजार कहते हैं। और पीर होते हैं साधु बाबा मुस्लिम वाले। हाँ, मुस्लिम वाले साधु बाबा जो झाड़ फूँक करते हैं ना, उसको पीर कहते हैं। बस मागी। अब देखो इसने क्या किया, मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए 2 व्यक्तियों को बुलवाया। मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए 2 विद्वान व्यक्ति, नहीं विद्वान, 2 विद्वान बुलाए। और वो विद्वान दोनों कौन कौन थे? तो पहला का नाम था, लिखो, पहला का नाम था जो था शेख अब्दुल्ला, दूसरा का नाम था शेख अजीमुल्ला। शेख
अब्दुल्ला। दूसरा थे शेख अजी मुल्ला। ये 2 विद्वान बुलाए थे। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। कहाँ से? अफ़गान से। क्लियर? हाँ, एक हाँ तो थोड़ा देख लो। ये जो पैमाना था ना, ये 30 इंची का पैमाना था। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, कितना इंची का? 30 इंची का। ये देखिए कपड़ा नापना देखो ना, वैसे करके पैमाना था, ऐसे करके नापता था ज़मीन को। हाँ, क्लियर? इतना क्लियर हो गए? इतना पहले लिखो, उसके बाद देख लेते हैं। इसके और भी अथी है। सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब देख लेते हैं। सिकंदर लोदी ने, है ना, कुछ अभियान किए, उसके बारे में देख लेते हैं। और एक काम और किया था, इसने खम्स में हिस्सा नहीं लिया था, है ना। इसने क्या किया था? खम्स में हिस्सा नहीं लिया था। खम्स क्या होता है पहले समझ लो, हैं? ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। खम्स क्या होता है, जो पहले बता देते हैं, है ना, कि बताया तुम लोग को टैक्स जो है 4 प्रकार के होते थे। जजिया, ज़कात, है ना, खम्स, ऐसे करके। खम्स जो टैक्स था वो था लूट के धन में राजा का हिस्सा। बात समझे? हाँ, लूट के धन में राजा का हिस्सा, जो सिकंदर लोदी ने नहीं लिया। इसके बारे में यही कहा जाता है कि इसने अपने सेनाओं को खुली छूट दी थी। लूट के धन में राजा का हिस्सा जो होता था, कोई राजा 1/2 या फिर कोई राजा, है ना, 1/4 लिया करते थे। मतलब 4 भाग में एक हिस्सा राजा का, या फिर 2 भाग में एक हिस्सा आधा आधा, है ना। जैसे सेना को हम भेजे, सेना हमारे साथ युद्ध करने गई, वहाँ पर हम जीतने के बाद क्या करेगा सेना लोग? घर घर को लूटेगा। तो उस लूट में जैसे मान लो कि हम 5 लाख रुपए लूटे, है ना, तो हमको उसका 1 भाग राजा को देना पड़ता था। अब यही काम किया था सिकंदर लोदी कि इसने कोई हिस्सा नहीं मांगा। हिस्सा नहीं मांगने का रीज़न ये था कि जब ये सिकंदर लोदी अभियान पर जाता था तो इसकी सेना का मोरल जो है हमेशा अप रहता था। क्योंकि देखो, सेना जो है सिर्फ वेतन पे काम नहीं करता था, उसको मेन रूप से काम करने में जो अच्छा लगता था वो कि वहाँ जाएंगे, वहाँ युद्ध में जीतेंगे, और जीतने के बाद जो हम लूटेंगे वो पूरा धन हमारा होगा। जितना लूट सकते हो, बस समझे, जितना तुम्हारा हाथ भर सकता है, जितना तुम वहाँ से हाँ मोटरी में डाल के ले आ सकते हो, वो तुम्हारा। बस समझे? हाँ, तो इसने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए इसका सेना बहुत जगह पे लिखो। सिकंदर लोदी के अभियान, एक पॉइंट लिख लो पहले।
इसने खम्स में हिस्सा नहीं लिया, इसने खम्स में हिस्सा नहीं लिया, इसने खम्स में हिस्सा नहीं लिया। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में कि भूमि मापन का पैमाना बनाया था, इसका अभियान देख लो। अभियान कहने का मतलब कि युद्ध, अभियान कहने का मतलब युद्ध। ये कहाँ कहाँ युद्ध पर गया था या कहाँ कहाँ अटैक किए थे। पहला क्या था, कालपी, है ना। कालपी में कौन बैठा है, तीतरसी। कौन बैठा है, तीतरसी, है ना। उसके बाद सॉरी तीतर खां, सी नहीं, मुस्लिम था। हाँ, दूसरा अभियान इसने किया जो बयाना। तीसरा बंगाल, हाँ, तीतर खां या तातर खां, कुछ भी बोलता है इसको। फिर ग्वालियर, ग्वालियर एमपी में है रे। फिर उसके बाद फिर एक जगह और था, मालवा। क्लियर। हाँ, सबका शासक लिख लो। बंगाल का शासक था अलाउद्दीन। हाँ, वो वाला अलाउद्दीन नहीं, ये अलाउद्दीन दूसरा है ना। ग्वालियर का शासक और मालवा का शासक जो थे वो भी चेंज थे, है ना। मधुचल, मंदुचाल बोलते हैं इनको। क्लियर। और मालवा का शासक जो थे उस समय, उसको नसीरुद्दीन नाम था। अपने जीवन काल में ये 5 लड़ाइयाँ लड़ी थी और ये पांचों लड़ाइयों में लगभग ये सफल ही हुआ था, है ना। ग्वालियर और मालवा पर पूर्णतः कब्जा ये नहीं कर पाया था। पूर्णतः कब्जा करने का मतलब कि पूर्ण रूप से, है ना। इसके बाद अगर सिकंदर लोदी के बारे में देखो तो बस इसकी बचती है मृत्यु। इसके मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इसकी मृत्यु जो है गले के रोग से हुई है। कौन से रोग से, गले के रोग से। क्लियर। कब हुई है, 21 नवंबर 1517 को। देखो, सिकंदर लोदी के बाद, सिकंदर लोदी के जाने के बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो 2 भाग में विभक्त हो जाता है। एक भाग जो है वो होता है जौनपुर और दूसरा भाग होता है दिल्ली, है ना। मतलब इसके जाने के बाद, इसके मृत्यु के बाद जो है दिल्ली जो है 2 भागों में बढ़ती है। बात समझे, दिल्ली। और दिल्ली में एक भाग है जौनपुर जो यूपी के इलाका में आ जाता है और दूसरा भाग है दिल्ली। हाँ, हालांकि पहले वाली दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये भी यूपी के इलाका में ही है। ऐसा नहीं समझे कि अभी का दिल्ली, पहले का दिल्ली लगभग यूपी ही था। बात समझे। हाँ, जहाँ अभी देखो, कालपी, बयाना, बंगाल, ग्वालियर, मालवा, यहाँ तक क्षेत्र दिल्ली का है। बात समझे। जगह भले क्या अलग है लेकिन उसको बोलेंगे दिल्ली सल्तनत ही। तो जौनपुर जो है वर्तमान के यूपी में है। दिल्ली जो है, दिल्ली की राजधानी आगरा थी। आगरा कहाँ है, यूपी में, है ना। तो राजधानी वही है। तो वो दिल्ली जो है अभी वाली दिल्ली, वो अभी वाली दिल्ली नहीं है। वो उत्तर प्रदेश लगभग दिल्ली के इलाका में ही वास कर रहा था, निवास कर रहे थे। क्लियर। हाँ, अब 2 भागों में बढ़ती है तो समझ लो कि यूपी ही 2 भागों में बढ़ रही है, एक जौनपुर और एक दिल्ली। दिल्ली की राजधानी हो जाती है आगरा और जौनपुर की राजधानी बनाया था जौनपुर को ही। हाँ, अब देखो, जौनपुर की राजधानी बनाया तो जौनपुर में कौन शासक है, तो एक है जलाल खां, जलाल खां। और दिल्ली में कौन आता है, तो मेन सत्ता पर इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। क्लियर। तो ये थे तुम्हारे
इसका कौन था सर? किसका? और इसका तो तीतर खान था, इसको तीतर खां? कहाँ? वहाँ पे छोड़ दिया। कालपी तीतर खां? उसके नीचे उसके नीचे बयाना। बयाना में सरदार राजा नहीं थे, बयाना में राज्यपाल हुआ करते थे। बयाना कोई टेरिटरी नहीं है, बयाना एक छोटी सी मतलब राज्य के रूप में विभक्त हो रहा था। नहीं समझे? जैसे भारत का राज्य बिहार, बिहार का एक छोटा सा जगह तुम्हारा है नालंदा, तो बयाना ऐसा ही जगह था। तो नालंदा में राजा थोड़ी होगा, राजा कहाँ बैठेगा? मेन जगह में, मालवा में, है ना? जो मालवा बैठ रहा है, मालवा का ही छोटा सा स्थान है बयाना। अगला है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसके बारे में ज़्यादा तो है नहीं। 1517 से लेकर के 1524 तक इसका लास्ट कार्यकाल रहा है ना? पिता का नाम सिकंदर लोदी, उपाधि इब्राहिम शाह, है ना? पिता कौन? सिकंदर सर। हाँ, सिकंदर, जो इसके पहले था सिकंदर लोदी, है ना? और उपाधि देखते हैं तो इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह, है ना? अब इसके बारे में बात करें तो इसने अपने जीवन काल में 3 लड़ाइयाँ लड़ी है और वो तीनों में हारा है, और उसके बाद पूरा का पूरा सत्ता समाप्त, दिल्ली सल्तनत ही समाप्त। हाँ, बात समझे? देख, पहला है इसने जो अभियान किया है, खतौली का युद्ध बोलते हैं इसको, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध हुआ है, हाँ पढ़ाए थे, राणा सांगा, राणा सांगा, और एक तरफ है इब्राहिम लोदी। बात समझे? खतौली का युद्ध के पहले 3 बार और इब्राहिम लोदी ने, है ना, मेवाड़, राणा सांगा कहाँ के हैं? मेवाड़, पढ़ा चुके हैं तुम लोगों, मेवाड़, है ना? मेवाड़ सबसे बड़ी टेरिटरी है, मेवाड़, है ना? और हाँ 1500, हाँ अभी शिवाजी नहीं पढ़ा है। ये युद्ध हुआ था 1517 से 18 तक, मतलब चलते रहा था, कभी चलता कभी बंद होता, कभी चलता कभी बंद। 7 बार हराए थे राणा सांगा इब्राहिम लोदी को, है ना? हाँ, यही से कहानी उठती है कि बाबर को बुलाने वाले हैं राणा सांगा। अब वो भी किसको हराने के लिए? तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। थोड़ा सा कहानी यहाँ पर दुरुस्त कर देते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बाबर को किसने बुलाया था। बाबर को किसी ने बुलाया नहीं था, बाबर खुद आने वाला व्यक्ति था, है ना? उसको एक ऐसी टेरिटरी चाहिए थी जहाँ पर वो स्टेबल हो सके। तो बाबर पश्चिम से तुर्किस्तान से आ रहा था, तुर्किस्तान से आते आते जब आया तो इसके पहले जब आए थे छोटे छोटे गाँवों को जीतना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया। जब गाँवों पर उसका कब्जा होना शुरू हो गया तब इसको लगा कि अब दिल्ली पर चढ़ाई कर सकते हैं। इसी दरमियान क्या होता है कि इसको मिलता है बारूद। पहला बारूद का उपयोग हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है? इसको क्या मिलता है? बारूद। और यही बारूद का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख सेना को ये ध्वस्त करता है ना? तो इसी में कहानी उड़ती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था तो बाबर को बुलाने वाला व्यक्ति है राणा सांगा, ऐसा कुछ है नहीं, वो भी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने बाबर के आने के पहले 7 बार हरा चुके हैं। हालांकि पूर्णतः नहीं हराए थे, पूर्णतः कब्जा करना ही नहीं था इनको दिल्ली पे, अपने मेवाड़ में ही अच्छे थे। पूर्णतः कब्जा करना होता दिल्ली पे चढ़ाई कर देते, कहानी खत्म हो जाता है। राणा सांगा वो व्यक्ति हैं, राणा सांगा के बारे में बता दें कि राणा सांगा वो व्यक्ति हैं जो, राणा सांगा कैसा व्यक्ति बताते हैं? राणा सांगा एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है ना? पैर पर बहुत सारे जख्म हैं, बसमरी है,
हाँ, शरीर पर बोला जाता है कि ऐसे मतलब 200 से प्लस जख्म थे, ऐसा राणा सांगा है। मतलब दैत्य, दैत्य समझते हो ना, दैत्य है ना, जिसको देख करके आदमी डर जाए। सोचो कि बॉडी पर 200 घाव, अगर कभी सेट वेट उतारे तो सामने वाला आदमी देख के डर जाए कि भाई और वो व्यक्ति को क्या आवश्यकता है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए एक व्यक्ति बाबर को बुलाए? कर सकता है? जब चाहेगा, जब चाहे कर रहा है। लेकिन एक कहानी का सोर्स सिर्फ एक ही किताब में मिल पाता है, वो है बाबरनामा। अब बाबरनामा ने खुद बाबर नहीं लिखा है, एक ही किताब है सिर्फ बाबरनामा। बाबरनामा खुद बाबर नहीं लिखा है। बहुत सारे लोग इस पर बोल रहे थे कि राणा सांगा ने बुलाया था। क्यों बुलाएगा? अगर राणा सांगा बुलाता तो उसके बाद तो फिर पानीपत के युद्ध के बाद फिर क्या बोलता है खतौली का युद्ध हुआ, तो उसके बाद पहले पानीपत का युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ। तो खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा तो आमने सामने थे। खानवा का युद्ध हुआ था ना, तो बाबर और राणा सांगा आमने सामने थे। जब दोस्त होते तो आमने सामने क्यों होते? नहीं होते। तो ये तो थ्योरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि बाबर को बुलाने वाला कौन है? राणा सांगा है। वो भी किसके लिए? तो इब्राहिम लोदी के लिए। इब्राहिम लोदी इतना बड़ा सुल्तान थोड़ी है। दूसरा कहानी अभी तो बताएं जस्ट कि जैसे ही सिकंदर लोदी मरा था, उसके बाद दिल्ली 2 भागों में बट गई थी। अब 2 भागों में बटेगी तो निश्चित ही शक्ति कम होगी। कोई भी चीज़ 2 भागों में बटता है ना, घर का बंटवारा होता है तो शक्तियाँ कम होती है। तो जब दिल्ली 2 भागों में बट रही है तो शक्ति कम होगी। बात समझे? अब दिल्ली पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं करना चाह रहा है? अब पश्चिम वाले दिल्ली को क्यों जीतना चाह रहे हैं? थोड़ा समझ लो पहले। क्योंकि राणा सांगा है ना, पश्चिम में अपने जगह पर स्टेबल हैं। वो वहाँ पर खेती, वहाँ पर सब कुछ आसानी से मिल रहा है उनको। वो अगर दिल्ली आते हैं तो उनको डिपेंड होना पड़ता है मालवा पे। मालवा जो है MP में, वहाँ से इनको राशन की व्यवस्था होगी। बस हमारी ये तो मेन रूप से जहाँ पर हमको आसानी से खाना पीना मिल रहा है, तो हम ज़्यादा चढ़ाई करके क्या करेंगे? दूसरी बात, अगर चढ़ाई करते तो उनका सारा सेना को डिप्लॉय करना पड़ता है, वहाँ पर पूरी की पूरी राजधानी बनानी पड़ती। तो मालूम चलता कि हम दिल्ली तो जीत लिए, लेकिन हमारा जो है मेन जगह है मेवाड़, वही छूट गया। बस हमारी ये इसमें कौन जीतते हैं? राणा सांगा यहाँ पर आसानी से जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाता है। एक बार नहीं, 17 से लेकर के 18 तक कुल 7 मुठभेड़ या लड़ाइयाँ जो बोल लो, है ना, हाँ, सब में जीते हैं इजली। इसके बाद इब्राहिम लोदी का एक पाला पड़ता है एक व्यक्ति से, उसका नाम है बाबर, है ना। ये सुने होगा पानीपत का युद्ध, है ना, पानीपत का युद्ध 1524, है ना। एक तरफ कौन है? बाबर की सेना, और एक तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी की सेना। इब्राहिम लोदी की सेना लगभग बोला जाता है कि 1 लाख से प्लस थी, है ना। और बाबर की सेना ऐसा बोला जाता है कि 20,000 के समथिंग थी, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि इब्राहिम लोदी भी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसको जो कम मान लो, आंक लो। 1524 सॉरी 26 26 सॉरी 1526, हाँ 1526, ठीक है, हाँ 1526, है ना। ऐसा नहीं है कि बाबर की सेना जो है इब्राहिम लोदी की सेना, ऐसा नहीं कि बाबर की सेना 20,000 रही होगी, ऐसा भी नहीं है। अभी रीज़न बता देते हैं। बाबर की सेना 20,000, कुछ लोग बोलते हैं इतिहास में कि 20,000 रही थी, लेकिन हमको नहीं लगता है। बाबर की सेना रही होगी तो उसका भी 50 से ऊपर रही होगी। रीज़न बताते हैं क्यों। अगर मान लो कि वो पश्चिम तुर्की से आ रहा है और वो गाँवों को जीतते हुए आ रहा है, तो गाँव के लोग तो साथ हुए होंगे ना, हैं? गांव के लोग तो साथ हुए होंगे, वहाँ से सेना को उठाया होगा। लड़ाकू जनजाति जीत रहा है और भी लोग जीत रहा है ना, तो वहाँ से तो लोगों को उठाते आ रहा होगा वो। हाँ, इसका मेन फैक्टर एक रहा कि बाबर ने जो है
इब्राहिम लोदी को ऐसे हराया, उसके पास बारूद थे और वो तोप जो है आसानी से काम कर गया। ये बाबर था। बाबर के पास बारूद मिल गया, है ना। जो पहला अफ़गानिस्तान से बारूद आया था वो बाबर को मिल गया और इब्राहिम लोदी को नहीं मिल पाया, और उसका बारूद जो है काम कर गया। हाँ, बारूद, बारूद मतलब बम। अब बम, एक तरफ बम चल रहा है, एक तरफ तलवारें चल रही है ना। उसी बारूद काम किया आगे जा कर के खानवा युद्ध। वही बारूद काम बाबर वाला पढ़ाएंगे, जब बाबर बुलाएंगे ना तो बाबर के 4 युद्ध पढ़ाएंगे, तो वहाँ पढ़ाए। अभी तो ये जान लो, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है इब्राहिम लोदी। तो वही युद्ध काम किया खानवा युद्ध, वही काम किया चंदेरी युद्ध, घाघरा के युद्ध, वही काम किया घाघरा का युद्ध। बात समझे? तो मतलब इसके पास मेन रूप से क्या है? बारूद। खानवा के युद्ध मेवाड़ वालों ने हारा नहीं था। लोग बोलते हैं कि मेवाड़ वाले खानवा के युद्ध हार गए थे, खानवा के युद्ध मेवाड़ वाले हारे नहीं थे। अच्छा, अगर मेवाड़ वाले खानवा के युद्ध हारते तो बाबर तो मेवाड़ जाता, लेकिन बाबर तो मेवाड़ कर जाकर या नहीं था। बाबर तो घूम गया था कहाँ? चंदेरी की तरफ। बात समझे? तो ये मेन रूप से काम करता है। ऐसे बोला जाता है कि बाबर के पास सिर्फ 20,000 सेना थी, लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चला था तुर्की से चला था तो 15,000 सेना तो लेके चला था। जीत भी सकता है, ऐसा नहीं, ये तो संयोग की बात है। लेकिन हमको नहीं लगता कि जैसे मान लेते हो, ठीक है, अब कोई समर्थक है, कोई नेताजी आ रहे हैं तो उधर से आ रहे हैं, तो समर्थक भी तो साथ होते आ रहा है। दनियामा आया तो दनियामा में समर्थक, डियामा आया डियामा में समर्थक, वो भी बाइक लेके निकला, वहाँ से भी 10 बाइक आया, फिर आगे आए तो लोहंडा आया, लोहंडा में से 10 बाइक लेके निकला, हिलसा है, हिलसा, मतलब होते तो ऐड होता जा रहा है ना वो सेना। तो बाबर की सेना हमारे हिसाब से लई होगी, जितनी मैंने सोर्स पढ़ी है, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि 75,000 से 80,000 की लमसम इसकी सेना भी रही होगी। बात समझे? एक क्वेश्चन और लिखता है बाबर कभी कभी अपने बाबरनामा में कि हमको बुलाने वाला दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी एक पंजाब का व्यक्ति था, है ना। दौलत खान लोदी से इब्राहिम लोदी की नहीं बनती थी, है ना। और इधर पंजाब देखो, नीचे ऊपर है पंजाब, इधर मेवाड़, तो दोनों लेफ्ट में है ना। पंजाब और मेवाड़ राजस्थान में, ठीक है। मेवाड़ है यहाँ पे, पंजाब है यहाँ पे, और दिल्ली है यहाँ पे। अब देखो, ये पंजाब का मेवाड़ से बनता नहीं था, तो दौलत ऐसा लिखता है बाबर कि हमको इनविटेशन भेजा था किसने? तो दौलत खान लोदी ने। और दूसरा इनविटेशन किसने भेजा था? राणा सांगा ने। और एक व्यक्ति और था इनविटेशन भेजने में, आलम खां। हाँ, आलम खां। लेकिन दौलत खान लोदी के भी कुछ इतिहासकार इससे डिनाई करते हैं। डिनाई मतलब कि एग्री नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि हमने तो तुमको बुलाया नहीं था रे, तुम तो खुद ही आए थे। ये कौन बोलते हैं? इब्राहिम लोदी बोलते हैं। इब्राहिम लोदी नहीं, दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी से तो लड़ नहीं आ रहा है। देखो, इब्राहिम लोदी के पास मेन सत्ता है जहाँ पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ है। अगर लगता है दौलत खान लोदी को, दौलत खान लोदी भी लोदी वंश का एक पार्ट है ना, एक पार्ट है, जिसको बाद में किनारे कर दिया गया था, उसको पंजाब दे करके संतुष्ट कर दिया गया था, लेकिन वो पंजाब से संतुष्ट नहीं था। तो हाँ, इसको भी लग रहा था कि हमको बुलाए, बाबर को बुलाएंगे तो बाबर के साथ मिल करके हम दिल्ली जीत लेंगे, दिल्ली पर हमारा कब्जा होगा, बाबर को मारेंगे, भगा देंगे। बात समझे? ये कहानी कुछ और हो गई, लेकिन एक कहानी भी डिनाई नहीं करती है कि हमको दौलत खान लोदी ने बुलाया था। दौलत खान लोदी हालांकि बाबर का ही सपोर्ट दिया था, सपोर्ट देने में बाबर का ही था, लेकिन बुलाया नहीं था वो। हाँ, वो आया था अपने, जब आया तो सपोर्ट मांगा। तो देखो, दुश्मन का दुश्मन तो हमेशा दोस्त होता है, वही वाली कहानी चलती है। बोला ना, जैसे बाबर आया तो बोला हमको इब्राहिम लोदी को हराना है, तो अब उसको सपोर्ट चाहिए। जैसे छोटे छोटे गांव तो जीतते आ रहे हैं, लेकिन उससे तो काम नहीं बनेगा। गांव में हथियार कहाँ से आएंगे? गांव में राशन उतना कहाँ से आएगा? इसको चाहिए एक अच्छी ऐसी टेरिटरी जो राजा वहाँ पर हो, जो आसानी से बोले तो उपलब्ध हो जाए, है ना। तो इसने बोला कि हमारे पास संसाधन कहाँ से उपलब्ध होंगे। बात समझे? तो अफ़गानिस्तान का एक जगह है ना, अफ़गानिस्तान में इसने एक राजा को ऐड किया, वो राजा का नाम था आलम खां।
वहाँ से कुछ संसाधन जुटाए, फिर आगे बढ़ा तो दौलत खान लोदी मिला। दौलत खान लोदी से दोस्ती होती हुई, बोला कि इब्राहिम लोदी को हराने का देखो तरीका बताते हैं। तरीका वही जानता है जो घर का भेदी होता है ना, बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए वाला। अब दौलत खान लोदी घर का व्यक्ति है, तो वो जानता है कि अंदर क्या क्या होता है, कितने होता है, कैसे इसको मार सकते हैं। बात समझे? तो बोला कि ठीक है। लेकिन राणा सांगा ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था। राणा सांगा जो थे वो साइड में अपना आराम से थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था। राणा सांगा तो सोच रहे थे कि हमारे उस पर राज कहाँ करेगा। लेकिन जब बाबर दिल्ली जीत गया, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, है ना, बाबर यहाँ जीत जाएगा, है ना, इब्राहिम लोदी हार जाएगा। तो बाबर जब यहाँ पर जीता, इब्राहिम लोदी हारा, बाबर ने जब दिल्ली की सत्ता कायम की, तब बाबर ने देखा कि ये तो हमारा क्लियर है, दोस्त है, ये नीचे वाला अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त है। अब एक बचता है, सबसे मजबूत टेरिटरी है, वो है मेवाड़। अगर मेवाड़ को अगर हम आज नहीं हराए तो वो आगे, मेवाड़ राजस्थान के उदयपुर में, जयपुर उदयपुर के बगल में, अगर हम आज नहीं हराए तो आगे चल के हमको प्रॉब्लम कर सकता है। बात समझे? उसी टाइम थे वहाँ पर कौन? राणा सांगा। राणा सांगा के बेटा उदय सिंह, उदय सिंह के बेटा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बेटा अमर सिंह, अमर सिंह के बेटा कर्ण सिंह। बात समझे? हाँ, यही लाइन चलते आ रही है। यहीं से जो है मुगलों और, है ना, मेवाड़ का बोलते हैं ना, हाँ, जो टक्कर शुरू हुई थी स्टार्टिंग में ही हुई थी, वो हुई थी खानवा युद्ध से। कहाएंगे तुम लोग को आगे खानवा युद्ध। हाँ, खानवा युद्ध। हाँ, बाबर ने भारत में आई 4 लड़ाइयाँ लड़ी, मेन रूप से 4 लड़ाइयाँ, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि सर पानीपत के पहले बाबर भारत आया था या नहीं आया था? तो हाँ, पानीपत के पहले बाबर भारत आया था। कब आया था? 1519 में ही भारत आया था। हाँ, भारत में आक्रमण वो 1519 में ही कर दिया था। लेकिन कोई बोलो कोई बड़ी टेरिटरी वो जीता नहीं था। वो गांव-गांव पर कब्जे कर रहा था, छोटी छोटी टेरिटरी को कब्जा कर रहा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा इब्राहिम लोदी तक, लोदी वंश समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, इसकी मृत्यु हो जाती है इसी में, लिख लेना। इसकी मृत्यु किस में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। हाँ, इब्राहिम लोदी की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्लियर हो गया यहाँ तक?